नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रॉबर्ट पीटू है और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आज आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि एक नया टॉपिक लिखा हुआ है, क्या है, लॉरेंस कोहलबर्ग, जो आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि ये कौन थे, कहाँ के थे, इनका जन्म कब हुआ, इनका मृत्यु कब हुआ, इन्होंने मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में किस किस क्या क्या बताए। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो से पहले भी इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो अपलोड हुए हैं, जैसे जीन पियाजे, वाइगोस्की, और ये आपको लॉरेंस कोहलबर्ग पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहले जाने तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है लॉरेंस कोहलबर्ग। ठीक है, क्या है, लॉरेंस कोहलबर्ग। ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ जो लिखा हुआ है, इनका नाम है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल सीटेट में इससे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग जानेंगे कि इनका जन्म कब हुआ इनका जन्म 25 अक्टूबर 1927 में न्यूयॉर्क में। ठीक है, 25 अक्टूबर 1927 में न्यूयॉर्क में। मैं हर बार आपसे एक बात फिर से कहता हूँ कि जब भी आप इस चैनल पे वीडियो देखने को बैठते हैं तो आप क्या कीजिए ना, एक कॉपी या कलम लिख लीजिए। जैसे ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ था, 25 अक्टूबर 1927 को न्यूयॉर्क में। डाइट, इनकी मृत्यु कब हुई, 19 जनवरी 1987 में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो दिख रहा है आपको, ये सब एकदम डायरेक्ट अगर आपसे पूछ दे कि कोहलबर्ग का जन्म कब हुआ तो आप डायरेक्ट वहाँ से आंसर मारिए 25 अक्टूबर 1927। ठीक है, डाइट कब है, 19 जनवरी 1987। ठीक है, कॉज ऑफ डेथ क्या है, कॉज ऑफ डेथ सुसाइड। देखिए बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये पता नहीं क्या आवश्यकता है। देखिए अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप ये भी जानिए इनका कॉज ऑफ डेथ क्या है, इन्होंने सुसाइड किया था। ठीक है, और ये कहाँ के रहने वाले थे, यूनाइटेड स्टेट के। ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे, यूनाइटेड स्टेट के। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, हर साल सीटेट में या जितने भी टीचिंग एग्जाम है उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब जो हम लोग देखेंगे मोरलिटी, हम लोग अब समझेंगे कि आखिर मोरलिटी होता क्या है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं नैतिकता। जैसे हम लोग अपने समाज में सुनते होंगे। ठीक है, तो पहले जो इनका जो सारा जो कार्य था नैतिकता का सिद्धांत पे ही था। ठीक है, जैसे हम लोग जानेंगे आखिर नैतिकता होता क्या है। सबसे पहले ये तो जानना आवश्यक है कि आखिर ये होता क्या है, जब तक जानेंगे नहीं तब तक समझेंगे नहीं। देखिए नैतिक यह वह गुण है जिसमें सही और गलत की पहचान होती है। ठीक है, यह एक ऐसा गुण है जिससे हम जान पाएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है, इसे सामाजिक परिवेश से सीखा जाता है। ठीक है, इसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कीजिए। इससे कहाँ से सीखा जाता है, सामाजिक परिवेश से सीखा जाता है। ठीक है, सामाजिक परिवेश कहने का मतलब है कि जिससे कोई बच्चा जब जन्म लेता है, ठीक है, जैसे कोई बच्चा जब जन्म लेता है, जब वो धीरे धीरे बढ़ाता है उसको सही गलत का पता नहीं रहता, क्या सही क्या है गलत क्या है। ठीक है, उसको ये बात की जानकारी नहीं रहती सही क्या है और गलत क्या है। जैसे जैसे वो समाज में बड़ा होता जाता है तब उसको पता चलता है कि हाँ यह काम सही है, यह काम गलत है। ठीक है, तो इन्होंने नैतिकता पे ज़्यादा बल दिया और इन्होंने नैतिकता का सिद्धांत भी बताया। ठीक है, जैसे हम लोग देख सकते हैं कि इन्होंने जो है सबसे एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, ये मेल पर प्रयोग किए थे। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, इन्होंने लड़कों पे प्रयोग किया था, लड़कियां पे नहीं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में, इसलिए मैं यहाँ बता दिया हूँ आपको। और आगे ये आखिर सोचिए कि प्रयोग करने के लिए इन्होंने बहुत तरह की बच्चों को कहानी सुनाई। ठीक है, और उसी कहानी में से एक छोटा सा मैं कहानी आपको बता रहा हूँ, उसके माध्यम से मैं आपको इस टॉपिक को क्लियर करूँगा। ठीक है, एक मिनट, समझ में आया? उस टॉपिक के माध्यम से मैं बताऊँगा आपको, क्लियर करूँगा कि आखिर इन्होंने जो बताया कैसे ये जाने कि नैतिकता का भी एक स्तर होता है। नैतिकता का भी बच्चों में स्तर होता है जो सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक मतलब ये हुआ कि ये हर बच्चे के साथ होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसके साथ होगा इसके साथ नहीं होगा, सभी के साथ होता है। ठीक है,
यूरोप का एक कहानी है, ठीक है। यूरोप में एक आदमी था, ठीक है, जिसकी पत्नी बीमार पड़ गई, ठीक है, जिसकी पत्नी बीमार पड़ गई और उसकी पत्नी को एक जानलेवा कैंसर हो गया, ठीक है। एक मिनट, जानलेवा क्या हो गया? कैंसर हो गया। तो जब उसकी पत्नी को कैंसर हुआ तो डॉक्टर ने बोला कि जाके आप एक दवाई लेके आइए, जो यहाँ का वो दवा वहाँ का एक जो व्यक्ति था वो नया नया बनाया ही था, ठीक है। और जब वो व्यक्ति उसके पास गया कि सर मुझे दवा दे दीजिए, मेरी पत्नी बीमार है, मुझे उसका इलाज करना, मतलब कि आपके दवा से वो ठीक हो जाएगी। तो वो आदमी उसका जो है ना जितना कीमत था उससे 10 से 20 गुना ज़्यादा उसको बताया। तो वो व्यक्ति बोला मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, तो बोले कि नहीं मुझे तो पैसा चाहिए। तो वह व्यक्ति क्या करता है, अपने पूरे परिवार दोस्त से कुछ पैसा जमा करता है, जितना भी पैसा वो जमा करता है फिर वो दोबारा उसके पास जाता है कि आप मुझे वो दवा दे दीजिए। लेकिन वो पैसा क्या होता है, उसके लागत के भी मतलब कि जितना उस दवा का लागत है उतना भी नहीं पूर पाता है। तो वो जो व्यक्ति दवा बनाया रहता है वो बोलता है कि नहीं, मैं आपको दवा इससे 1 रुपया भी कम में नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें बहुत मेहनत किया, बहुत पैसा लगा, मैं इसको बेचना चाहता हूँ ऊँचे दामों में। तो वो व्यक्ति बहुत गिड़गिड़ाता है या बहुत मतलब कि अपने ओर से पूरा प्रयास करता है कि किसी तरह वो दवा उस व्यक्ति को मिल जाए जिससे उसकी पत्नी ठीक हो जाए। लेकिन वो दवा देने वाला व्यक्ति वो बात नहीं मानता है और उसको बिना दवा दिए हुए वहाँ से लौटा देता है। तो क्या होता है उसके बाद, जब व्यक्ति घर जाता है तो वो तो सोच में पड़ जाता है कि मेरी पत्नी तो मर जाएगी दवा के बिना। तो वो क्या करता है, वो जाता है रात में जब दुकान बंद होता है तो शटर तोड़ के वो दवा ले आता अपनी पत्नी के लिए, ठीक है। ये एक सिचुएशन है, एक कहानी है, ठीक है, जो वो बच्चों को बताते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ था। अब उस जैसे जो घटना घटी ये वाली, इसमें बच्चों के सामने कुछ प्रश्न रखते हैं। क्या वो व्यक्ति एकदम सही किया, दवा चुरा लिया अपनी पत्नी को? अगर वो दवा नहीं चुराता तो क्या उसकी पत्नी मर जाती? क्या उसको दवा चुरा के पुलिस के पास चले जाना चाहिए था, या वो सही काम किया दवा चुरा के? या ऐसा कोई कानून नहीं है जो उस केमिस्ट जो दवा बनाने वाला था या दवा देने वाला था कि जो इतने ऊंचे दाम पे वो दवा नहीं बेच सकता था? तो इसी तरह के कुछ 7-8 क्वेश्चन हैं जो बच्चों के सामने रखा और उसी के अनुसार सभी बच्चों ने अलग अलग उत्तर दिया। और एज बाय एज जो होता है बच्चों की नैतिकता के स्तर में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो यही वो कहानी था और इसी कहानी के बाद इन्होंने कोहलबर्ग साहब ने, ठीक है, इसको आगे जारी किया और इसको कुछ पार्ट में बताया जो अब आपके सामने देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे कोहलबर्ग का नैतिक का विकास, ठीक है। क्या जानेंगे? कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। सबसे मेन यही उस समय से जब हम जो घूम फिर के यहाँ आए तो यही हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, ठीक है, जो सबसे मेन है, यही सब आपके एग्जाम में आते हैं। तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत को कितने स्तर में बांटा? 3, ठीक है। स्तर क्या होगा? 3। प्री कन्वेंशनल लेवल, ठीक है, कन्वेंशनल लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। 3 स्तर में बांटा है, प्री कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल को पूर्व परंपरागत स्तर, कन्वेंशनल लेवल कहते हैं परंपरागत स्तर, और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल को कहते हैं उत्तर परंपरागत स्तर, ठीक है। समझ में आ गया? हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्री कन्वेंशनल और पोस्ट, ठीक है। प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में, बीच वाला यहाँ, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको लोग को? अगर मैं एक बार ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी आप इस चैनल पे देख पाएंगे। या जब आप इस चैनल पे जाएंगे, इस चैनल पे आपको सीटेट पेपर 1 से लेके पेपर 2 की तैयारी चलती है। बहुत सारे वीडियो इस चैनल पे अपलोड हैं, प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो में जाइए, वहाँ जाके देखें। और पेपर 2 की भी तैयारी होती है, जिसका मैं रात को 8 बजे रात में लाइव क्लास ले रहा हूँ, जहाँ पे एनसीईआरटी की अभी चैप्टर चल रही है, डेली क्लास 6 से स्टार्ट किया हूँ, ठीक है। आप वहाँ भी जा 8 बजे रात में इस चैनल पे लाइव आके पढ़ सकते हैं, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हम लोग जानेंगे कि इन्होंने क्या बताया कोहलबर्ग का नैतिक विकास, जो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, कितने स्तर में बांटा? 3। कितने स्तर हैं?
3, ठीक है। अब 3 तो स्तर बता दिए, क्या क्या, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। अब इसको इन्होंने बांटा है 6 पार्ट में, ठीक है। इसकी जो अवस्था है, देखिए यहाँ अवस्था दिख रहा है आप लोगों को। ये जो अवस्था है जैसे प्री कन्वेंशनल है 2 पार्ट में है, ठीक है। कितने में है? हर का 2-2 पार्ट है, पहला का, दूसरा का या तीसरा का, हर का 2-2 पार्ट है, ठीक है। हर का 2-2 पार्ट है, ध्यान रखना है। अगर आपको पूछे कि कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत कितने स्तरों में था, तो 3। कितने में था? 3। अब पूछे कि नहीं अवस्था बताइए, तो कितना है? अवस्था 6। ये सब ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए आइए, जो प्री कन्वेंशनल लेवल है इसको उन्होंने बांटा है 2 पार्ट में। क्या है? पहला दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्ता, ठीक है। सेकंड क्या है? साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता, ठीक है। इसको इन्होंने 2 पार्ट में बांटा है, 2, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, 2 पार्ट में बांटा है। इसको भी कितना में? 2। इसको भी कितना में? 2। कन्वेंशनल लेवल के इन्होंने बांटा है परस्पर एक रूप अभिमुखता, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्या होगा? अधिकार संरक्षण अभिमुखता, ठीक है। उसके बाद क्या है? सामाजिक एक रूप अभिमुखता। फिर क्या है? सार्वभौमिक नीति परक उन्मुक्ता, ठीक है। यहाँ तो आप देख लीजिए कि स्तर कितना है? 3, अवस्था कितना है? 6। समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग समझेंगे आखिर ये है क्या। कुछ तो बात होगा जिसको इतने पार्टे में बांटा गया था, ठीक है। चलिए आगे हम लोग समझेंगे। समझना ये है कि जैसे आपको ये तो समझ में आ गया प्री कन्वेंशनल, ठीक है। जैसे दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्ता, इसमें क्या होता है, जो बच्चे जो होते हैं, जो छोटे बच्चे जो होंगे तो वो क्या करेंगे, अपने मतलब कि माँ मतलब गार्जियन से डांट फटकार से बचने के लिए कार्य करते हैं। उनको लगता है कि अगर मैं डांट से बचने के लिए कार्य करेंगे, जैसे आप अपने छोटे बच्चे से घर में पानी मांगिए कि 1 गिलास पानी दो, तो वो आपको पानी दे देगा, ठीक है। अगर वो खेलने जा रहा है, आप उसको बोलिए कि नहीं खेलने नहीं जाना है, तो वो खेलने नहीं जाएगा। तो दंड और आज्ञाकारिता जो उन्मुख है, तो यही होता है, जो बच्चे जो है दंड से बचने के लिए, ठीक है, दंड से बचने के लिए कार्य करते हैं, ठीक है। सेकेंड आता है साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता, ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चे जो होते हैं, ठीक है, जैसे टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट आप सुने होंगे, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा, आप जैसा व्यवहार कीजिएगा सेम उसी तरह करेगा। और इस अवस्था में बच्चा क्या करता है कि अगर उसको लगता है कि झूठ बोलने से मैं जो चाह रहा हूँ पूरा हो जाएगा, तो वो बच्चा झूठ भी बोलेगा, ठीक है। क्या बोलेगा? झूठ भी बोलेगा, ठीक है। समझ रहे हैं इसको, मेरी बातों को, कि इसमें जैसे को तैसा की जो भावना उत्पन्न होगी, झूठ बोलेगा, अपने लिए सोचेगा, ठीक है, सब कुछ इसमें करेगा। ये सेकेंड लेवल में। फर्स्ट में क्या करेगा? दंड से बचना चाहेगा, ठीक है, वो जो है उसको लगता है। और इसमें क्या होता है, मानक जो है दूसरे के द्वारा सेट किया रहता है, समाज उसको लगता है कि हाँ, अगर मेरे घर में मेरे माता जी ने कह दिया कि गलत है सो गलत है, अगर हम ठीक है सो सही है सो सही है, ठीक है। तो दंड से बचने के लिए वो क्या करेगा? कार्य करेगा। सेकंड में जैसे को तैसा करेगा। झूठ, अगर उसको लगेगा कि झूठ बोलने से मेरी जो आवश्यकता पूरी होगी, तो वो झूठ भी बोलेगा, ठीक है। इस अवस्था में पूर्व परंपरागत स्तर में, ठीक है, कन्वेंशनल लेवल में आते हैं। इसकी जो अवस्था, इसमें जो परस्पर क्या है दे रहा है, एक रूप अभिमुखता, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो बच्चे जो होंगे, ठीक है, सबसे मेन है, हम इसको आपको बता देते हैं, गोल्डन रूल क्या है आपको समझना है। जो गोल्डन रूल अगर पूछेगा किस में होता है, तो इसमें होता है परस्पर एक रूप में। तो गोल्डन रूल का मतलब होता है अच्छा लड़का अच्छी लड़की, ठीक है। क्या होगा इसमें? अच्छा लड़का और अच्छी लड़की की जो भावना आएगी वो इसमें आएगा। वो बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि अगर मैं समाज में अच्छा काम करूंगा तो मुझे आसपास के घर के लोग क्या कहेंगे कि ये अच्छा लड़का है, ये अच्छी लड़की है। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, या कोई बच्चा को अपने
टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए, होमवर्क दिए कि चलो तुम मतलब तुम ये होमवर्क बना के लाना। अगर वो बच्चा अगला दिन होमवर्क बना के आता है तो क्या होगा, जब टीचर जो दूसरा दिन आएगा, जब चेक करेगा तो क्या कहेगा कि चलो तुम तो बहुत अच्छे लड़के हो, तुमने तो सारा होमवर्क किया, तो उसको क्या होगा, उसको खुशी मिलेगा। ठीक है, तो इसमें अच्छा लड़का अच्छा लड़की के लिए जो इसको हम लोग कहते हैं गोल्डन रूल कहते हैं। ठीक है, जो किस में आएगा, इसमें आएगा। अब आता है अधिकार संरक्षण अभी ये सेकेंड वाला। ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चा जो है सामाजिक दायरा में जो जी रहा रहता है, जो समाज जो नियम जो उसको बना रहता है, तो वो उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के समझता है कि समाज में क्या होता है, कि सामाजिक नियम को के अलावा एक कानूनी नियम भी होता है। ठीक है, कि जो समाज में हमको जो है नियम जो है उसको साथ लेके चलना है। अगर हम नियम के खिलाफ जाते हैं तो समाज से हम कहीं ना कहीं अपने रिश्ते को या बंधन को तोड़ रहे हैं, और या हम गलत कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो आगे जब बच्चा बढ़ेगा, जब आएगा पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में सामाजिक एक रूप अभिमुखता। ठीक है, इसमें जब आएगा बच्चा तो क्या होगा, वो जब समाज में नैतिकता के स्तर के जब हाई लेवल पे चला आएगा यहाँ पे। ठीक है, उस लेवल में क्या होगा, बच्चा सोचता है कि जैसे मान लीजिए आप कि जैसे कोई कानून है, कोई नियम है। ठीक है, कोई नियम है जो व्यक्ति को लगता है कि ये नियम में अगर बदलाव किया जाना चाहिए, तो समाज अगर चाहे या कोई व्यक्ति चाहे तो उस नियम में बदलाव लाया जा सकता है। ठीक है, तो वो बच्चे की कब आएगी, ये आपको आएगा पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में, सामाजिक एक रूप अभिमुखता में ये चीज़ उसमें देखने को मिलेगा। समाज में बदलाव, नियम में परिवर्तन। ठीक है, ये सभी आपको इस लेवल में देखने को मिलेंगे। नियम में उनका मानना है कि समाज जैसे कि लोग चाहे तो नियम में बदलाव ला भी सकते हैं, कि अगर उनको लगेगा कि ये नियम गलत है, हमको इससे ऊपर आगे जाके इसमें बदलाव करना है। जैसे बहुत सारे आप आंदोलनकारी को देखे होंगे, उनको लगता है कि ये समाज में जो नियम बना है इसमें थोड़ी सी कमी है, इसमें ये सुधार होना चाहिए। तो कब होगा, इसमें। और सबसे जो लास्ट है आपको सार्वभौमिक नीतिपरक उन्मुखता। ठीक है, ये जो सबसे लास्ट स्टेज होता है, ये सबसे अंतिम स्टेज होता है, और इस स्टेज तक बहुत कम ही लोग पहुंच पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूं, इस लेवल तक पहुंचने वाले लोग थे महात्मा गांधी या नेल्सन मंडेला। ठीक है, यही सभी जो कुछ लोग हैं, बहुत गिने चुने लोग हैं जो इस लेवल तक पहुंचते हैं, क्योंकि हाई लेवल का ये होता है। ठीक है, तो यहाँ तक बहुत कम ही लोग पहुँचते हैं। तो आज जो आपने देखा कि कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत क्या है, स्तर कितने हैं, स्तर आपको हैं 3। ठीक है, प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, स्तर, अब प्रत्येक स्तर को इन्होंने 2 पार्ट में बांटा है। कितने स्तर है, 2, सबको कितने में बांटा है, 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये कितना है, 3। इसको कितने बांटा है इन्होंने, 6। द्वंद्व एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता, परस्पर एकरूप अभिमुखता, अधिकार संरक्षण अभिमुखता, सामाजिक एकरूप अभिमुखता, सार्वभौमिक नीतिपरक उन्मुखता। देखिए इसी सब तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। जो मेन था मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो आज आपका ये टॉपिक क्लियर होता है। ठीक है, इस तरह से आपका लगभग जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की यहाँ कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो मेरा बहुत जल्द आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सीटेट पेपर 2 NCERT की टॉप चैप्टर वाइज डिस्कशन रात को 8 बजे इसी चैनल पर लाइव चलता है। आप भी उस सेशन में जुड़ सकते हैं। बहुत कुछ दिनों में दिन में भी मैं लाइव आने का कोशिश करूँगा। जैसा होगा मैं अनाउंस कर दूँगा। तब तक के लिए इस चैनल पर बने रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।